हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ असिस्टेंट प्रोफेसर संकेश्वर अय्यर। आज हम एक पॉडकास्ट में आपको एक ऐसे साथी से, ऐसे एक शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो हाल ही में स्कूल व्याख्याता 2024 का जो हिंदी का रिजल्ट आया है उसमें उन्होंने राजस्थान, ऑल ओवर राजस्थान में 32वीं रैंक प्राप्त की है। ऐसी एक शख्सियत से आपको मिलाने वाला हूँ। दोस्तों, हर साल हज़ारों लाखों विद्यार्थी गाँव से निकल करके, सामान्य परिवारों से निकल करके शहर आते हैं एक सपने के साथ में, एक ड्रीम के साथ में। वो है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सपना, और उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगाते हैं। और ऐसी ही शख्सियत हनुमान जी से मैं आपको मिलाने वाला हूं, जो सामान्य परिवार से, गांव से निकल करके शहर की ओर आए। आप ही की तरह किसी किराए के कमरे में बैठ करके अच्छी तैयारी की, और तैयारी की बदौलत उन्होंने कई असफलताओं को सामना करने के पश्चात जब सफलता प्राप्त की तो वो अपने आप में एक शानदार कहानी बन गई। आज आपको उस कहानी से मैं रूबरू करवाने वाला हूँ। ये कहानी आपके लिए एक मोटिवेशन बनेगी, एक प्रेरणा बनेगी। किस तरह से जो गांव से निकल करके शहर जो साथी आते हैं आरपीएससी के कठिन पेपर के इस दौर में, जब उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है, हिम्मत टूट जाती है, तो वापस गांव की तरफ या किसी और धंधे की तरफ चले जाते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो हनुमान जी उसकी एक मिसाल है। उन्होंने किस तरीके से इस एग्ज़ाम को निकाला और किस तरीके से सफलता प्राप्त की, सारी कहानी आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से जानने को मिलेगी। तो आप हमारे पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहिए। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ हनुमान जी से। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपको और आपके परिवार को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। हनुमान जी, स्कूल व्याख्याता 2024 का जो अभी रिजल्ट आया है हिंदी का, उसमें 32वीं रैंक के साथ में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। इनके पॉडकास्ट आप पहले देख चुके हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही, किस तरह से इन्होंने अध्ययन किया, शुरुआती दौर पे किस प्रकार की इनकी समस्याओं का सामना करना पड़ा और किस तरह से इस पद तक पहुंचे, उसके बारे में जानेंगे। सब आपको जब सिलेक्शन हुआ, सबसे पहले सूचना आपने किसको दी, किसको कॉल किया आपने? माता जी को, पिताजी को, या किसको? सबसे पहले मैंने मेरे मित्र को कॉल किया, जो कि हमेशा से मेरे इस सफलता के सूत्रधार रहे हैं। वो पिछले 5 साल से मेरे साथ रह रहे थे और उस वक्त वो यहाँ थे नहीं तो वो रिजल्ट भी मेरा वही देखते। अच्छा। फिर मैंने मेरा रिजल्ट देखा, 2 बार रोल नंबर लगाए, एक बार नहीं 2 बार। पहली बार में क्या हुआ? मैंने सोचा क्या पता ये है नहीं है। फिर सेम मेरे साथ हुआ। हमने क्या हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट आया तो एक अनरिजर्व कैटेगरी आती है, लिस्ट आती है, उसमें चेक किया नहीं आया। एक बार मेरी धड़कने मतलब ऐसे हो गई। फिर सेकंड बार चेक किया तो पता चला चलो 22वीं रैंक से मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर। कई बार ऐसा भी हो जाता है, वो एक बड़ा होता है उस वक्त। वो आपका कैसा था वो बताइए। उस रिजल्ट आया ना, तब आपको कैसा फील हुआ? ऐसे जैसे मेरे को ये मतलब उस वक्त मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा था, एकदम शून्य रह गया था। अब ऐसे लग रहा है कि मुझे सिद्धि प्राप्त भी हो गई है, समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। फिर मैंने 2 मिनट में खुद को संभाल के अकेला ही था रूम में, दोस्त को फोन किया। मैंने कहा ये बात है तो बहुत अच्छी बात है, तुम रुको मैं आपके पिताजी को सूचना देता हूँ। फिर उन्होंने मेरे पिताजी को सूचना दी। फिर पहली बार जब आपने कब बताया घर पे, कब मम्मी पापा को कब बताया? पिताजी का फोन आ गया था तब तक मेरे पास। हाँ, और बहुत खुश थे वो सब लोग, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनकी दुआएं काम आती है। मतलब जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है उनका यही होता है कि उनको पता नहीं क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उन्हें इतना पता नहीं होता, पर उन्हें ये पता जरूर होता है कि एक दिन हमारा बच्चा निकल के आएगा। और जब ये कोई सूचना देता ना, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो उसके बाद में आपने 12th क्लियर, फिर उसके बाद में बीए। ग्रेजुएशन में आपके क्या सब्जेक्ट थे? हिंदी, राजनीति विज्ञान और हिस्ट्री। ठीक है। फिर आपने बीएड किया और उसके बाद में आपने एमए किया हिंदी से। तो आपके पास पॉलिटिकल साइंस भी था। तो पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी को चूज करने का सबसे बड़ा रीजन? ये मुझे शुरू से पसंद था सर। अच्छा। कई ऐसा होता है, कई बार स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, बीए कर लिया, अब वो सोचता है कि पॉलिटी में जाएं, तो पॉलिटी का तो पेपर बहुत टफ आता है, वो भी उसके साथ रहता है। हिस्ट्री में जाएं तो बहुत सारे राजा रानियां पढ़नी पड़ती है, ठीक है। हिंदी में आए तो ऐसा क्या सॉलिड रीजन है कि जो तैयारी करने वाला, जो बीए कर रहा है, अभी एमए करना चाहता है, उसके पास में हिंदी को चूज करने के सॉलिड पॉइंट्स क्या हैं? वो क्यों चूज करे, ताकि उसको आगे जो कंपटीशन एग्जाम फर्स्ट ग्रेड दे या सेकंड ग्रेड दे, उसमें हेल्प मिल सके उसको? एक बड़ी बात जो मेरे साथ घटित है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अपने इधर यहाँ जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर आर्ट्स से हैं, और उनके लिए जो जॉब वैकेंसीज है वो हिंदी में ज़्यादा है। दूसरी, हिंदी कठिन भी नहीं है और सरल भी नहीं है इतनी। अपन इसको अगर चाहें तो कम समय में अच्छा तैयार कर सकते हैं और इसका सिलेक्शन अपन आसानी से ले सकते हैं। और लंबा सिलेबस भी ज़्यादा लेंथी नहीं, बुक्स भी ज़्यादा, अच्छी बुकें पढ़ लो और अगर अपन 1-1.5 साल इसकी तैयारी करें तो आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे वीओ कोटा से आपने किया, ये तो ओपन है, तो इसके रीज़न क्या है, क्या कारण हो सकता है कि जो आपको कोटा से ही करना पड़ा, रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया? जी सर, मैंने बीएड तक का सफ़र भी बहुत कठिनाई से किया था, और अब अपने पास अपॉर्चुनिटी थी कि अपन मतलब डिस्टेंस एजुकेशन के साथ पढ़ सकते हैं, जिसमें अपने को ना तो रेगुलर जाना पड़ेगा और ना ही उतना वो वहन करना पड़ेगा जितना अपने को रेगुलर में करना पड़ेगा। दोनों साथ में किया, बीएड और एमए
एक ही दोनों 2 साल में साथ में की या अलग अलग नहीं सर, बीएड होने के बाद में मैंने पहले बीएड की? जी सर। और बीएड होने के बाद एग्जाम दिया किसी जो बीएड, जैसे आप सेकंड ग्रेड के योग्य हो गए, ग्रेड 3 के लिए योग्य हो गए? जी, मैंने शुरुआती एग्जाम दिया था रीट 2021 में मेरा परिणाम आया था फरवरी में इसका बीएड का, और मैं लग गया था अपने रीट के अंदर तैयारी के अंदर। सितंबर में एग्जाम था? जी सर। उसका मैंने अच्छे से तैयारी की, 6 से 7-8 माह हो गए थे। 8 माह मैंने तैयारी करने के बाद उन दिनों ना तो मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन की, ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, कुछ नहीं। मूल बुक्स, यानी कि उसमें नीचे लिखा हुआ था सिलेबस में कि आरबीसी के पाठ्यक्रम आधारित 6 से 10 तक की पुस्तकें, तो मैंने तो वही सीधा देखा। बाकी लोग गाइड वगैरह सब कुछ आ रहे थे, और कोरोना काल था, पूरे दिन उनको पढ़ता रहता, छानता रहता, सीधा एग्जाम में बैठा और 129 नंबर लेके। 129 नंबर। लेकिन बदकिस्मती से वो जो भर्ती थी वो रद्द हो गई। L2 में थे आप? जी सर। उसमें मैं भी था, मैं SST से था। जी सर। मेरे 132 नंबर थे, लेकिन वो रद्द हो गई। उस वक्त बड़ा वो लगा, माँ बाप को भी लगा। फिर आपने उसके बाद तैयारी कंटिन्यू की 3rd ग्रेड की? फिर वापस ऐसा हुआ, एक बार तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अपन इतना कुछ करने के बाद अपने ये चीज़ें हो रही है बार बार, तो अपन कैसे करेंगे? क्योंकि उन दिनों बार बार हो रहा था। एक हमारी भर्ती रद्द नहीं हुई थी, काफ़ी भर्तियाँ हो रही थी, रद्द हो रही थी, तो माहौल बहुत नकारात्मक। उस वक्त SI का भी था, SI उसी वक्त आया, तो बहुत बड़ा माहौल था कि भाई SI में खुले में पेपर गया, फिर वो लड़कियों के इंटरव्यूज बाहर आए, बहुत कुछ हुआ उसके बाद। तो फिर मैंने वापस घर वालों से बातचीत की। घर वालों ने तो पहले ही कहा था कि नहीं आप जाओ, इसमें आपका क्या है, ये तो सबके साथ हुआ, तुम्हारा अकेले के साथ कुछ हुआ नहीं है, और आप इस चीज़ की चिंता छोड़ दो कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप तैयारी करो जाके। तो फिर मैंने वापस यहाँ आया। मेरे मामा जी जो हिंदी से पहले से तैयारी कर रहे थे, उन्होंने मेरे को बताया कि आप में मुझे 2nd ग्रेड जच रहा है, आप 2nd ग्रेड की तैयारी करिए। उस वक्त हिंदी की 2nd ग्रेड की भी वैकेंसी आ रही थी, 1st ग्रेड भी। हाँ, और मेरी MA तो थी नहीं उन दिन। मैंने सोचा 2nd ग्रेड बड़ी वैकेंसी है, अपने तो ये पहले हो रखी है, इसी में से अपन कंटिन्यू। मामा जी को ज़्यादा माइंड में लिया नहीं और उसी को कंटिन्यू किया। फिर भी मैं उन दिनों ये कोचिंग ये वगैरह जो टेस्ट सीरीज वगैरह होनी शुरू हो गई थी, मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। उसमें मेरे अव्वल नंबर आने शुरू हो गए, मतलब जैसे टॉप 5 की रैंक में रहना। पिछला पेपर आपका अच्छा गया, तो वो तो रद्द की वजह से आपको बाहर होना। हाँ, तो उसमें वो अच्छा जाने की वजह से मेरे अंदर एक आत्मविश्वास था कि मैं ये 3rd ग्रेड तो निकाल लूंगा, ग्रेड 3 की नौकरी तो पक्का ही पालेंगे। ऐसे करके मैं उसी जुनून के साथ लगा रहा, और दोबारा एग्जाम हुआ। पहले पात्रता पास की, फिर उसके बाद में मेंस, जिसको अपन मेंस कहते हैं, ग्रेड 3 की। तो उसमें मेरे प्रोविजनल आंसर की से 240 नंबर बैठ रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि अपना चयन हो जाएगा। 280 नंबर, 80% नंबर बहुत बड़े होते हैं, तो मैंने कहा हो जाए। ऐसे करके फिर हुआ यूं कि हमारी उसकी मेरिट भी अधिक गई, और 7 क्वेश्चन डिलीट और 4 का आंसर चेंज होने से मैं 240 से 230 पे आ गया सर, और 10 नंबर का नुकसान हो गया जी। और मैं चयन से वंचित हो गया। वंचित होने के बाद मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उन दिनों सब लोग गाँव में इधर उधर सब मास्टर जी कहना शुरू कर दिया। ये सब बड़ी चीज़ है। हाँ, और फिर मेरी उम्मीद आशा सब खत्म हुई, और लोग भी विमुख हो गए सब के सब। अब मेरे को ऐसा देखने को मिल रहा है कि अब वापस जाएं कि नहीं जाएं, क्या करूं, कहीं काम पे जाऊं, क्यों? क्योंकि अब पिताजी की उम्र भी बढ़ रही थी, और मेरी उन दिनों शादी हो गई थी, तो फिर और ज़्यादा मेरे पास ये चीज़ें, मतलब वर्कलोड आ गया, ऐसे समझो। नहीं, इसमें ऐसा होता है जैसे आपका डबल में सेलेक्ट, आजकल RPSC और ये अधीनस्थ बोर्ड डबल का रिजल्ट निकालते हैं, तो कई बार आपका डबल में होता है, तो लोग समझते हैं इसका सिलेक्शन, क्योंकि हम लोग बधाई दे देते हैं, या फिर एक आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कई बार बधाई दे देते हैं। बाद में जैसा आपके साथ हुआ कि नहीं, वो आपका नंबर चेंज होने की वजह आप बाहर हो गए, तो उसको कैसे हैंडल करें? जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, ये सबके साथ होता है, डबल में सब आते हैं। अभी आप 4th ग्रेड रिजल्ट देख लो, 1st ग्रेड का रिजल्ट देखो, सब डबल में लगभग है। फाइनल में जब आता नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। उस दौरान बच्चे को क्या करना चाहिए, अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए उस दौरान? पहली बात तो ये है कि अपना डबल में हो रहा है, और हमें ये पता चल जाता है कि भाई अपन कहाँ तक हैं, हमेशा जनरल मेरिट कहाँ किधर क्या जा रही है, उस हिसाब से बच्चे को डिसाइड पहले ही अभ्यर्थी को कर लेना चाहिए कि भाई अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। नहीं हो रहा है तो अपने को वापस दूसरी तैयारी में उसी वक्त लग जाना चाहिए, ताकि क्या है कि जब तक लोग उस वक्त रिजल्ट आएगा, लोग बातें बनाएंगे, तब तक आप एक नए तरीके से तैयार हो जाएंगे, और अगली भर्ती दे चुके होंगे शायद। हाँ, क्योंकि वो रिजल्ट का इतना टाइम गैप होता है कि नई भर्ती आ चुकी होती है, और उसमें आप शायद एग्जाम भी दे चुके। हाँ, उसकी सेलिब्रेशन में डूब के सोना नहीं है कि भाई अपन हो जाएगा नहीं होगा, या फिर ऐसे सोचने लग जाएंगे कि इतनी बढ़ेगी, इतनी होगी, ऐसा नहीं। अपना हमें अनुमान लग जाता है कि कहाँ तक है, कैसे होगा, क्या होगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि डबल में भले कितने ही नंबर हो, आज मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे इसमें डबल में 65 नंबर ऊपर थे, 68 नंबर, फिर भी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लग गया था। 2 महीने हो गए। बहुत जरूरी है। तो ये कई बार धोखा हो जाता है आपके साथ में कि भाई
आप तैयारी भी छोड़ देते हो और वो रिदम टूट जाता है, और उसके बाद में आपको पता चला कि आपका हो ही नहीं, तो गांव में हर जगह लोग तो क्या, लोग इधर से उधर हो जाते हैं। तो उन्हें इस चीज़ का पूरा ख्याल रहना चाहिए कि भाई अगर अपना डबल में हुआ है फिर भी हमें अगली वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए, और उस लोगों के जन सैलाब के उत्सव में नहीं डूबना है। वो कह रहे हैं, उससे ज़्यादा हमें नॉलेज होना चाहिए क्या हो रहा है अपने साथ। सही बात है। उसके बाद में आपने एमए हो गया। एमए कब हुआ, किस साल हुआ आपका? एमए मेरा 2023 में। 2023 में। तो 22 वाली भर्ती आप दे नहीं पाए सके फर्स्ट ग्रेड? नहीं सर। और फिर आपने अगली जो 24 में भर्ती आई उसके लिए अप्लाई किया, और फिर उसके लिए तैयारी शुरू कर दी। फिर इसके लिए कोचिंग किया या नहीं किया? जी सर, कोचिंग की। अच्छा, कोचिंग की थी। उसकी आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? क्योंकि जब आप फर्स्ट ग्रेड में आते हो, एक तो आपके हिंदी का सेकंड पेपर, उसके साथ पेडागोजी, फर्स्ट पेपर जो कि 75 सवाल आते हैं, लेकिन उसमें पोर्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आपको उसमें हिंदी भी मिलेगा, अंग्रेजी, साइंस, आपके स्कूल मैनेजमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। वो सबसे बड़ी समस्या आजकल आरपीएससी का पेपर टफ बनना शुरू हो गया, और टफ बनने की वजह से लोग फंस रहे हैं 40% के मामले में। 30 सवाल भी सही करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपने पेपर फर्स्ट के लिए ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई जिसकी वजह से आपको वहाँ पर इसको पार करने में सहूलियत हुई? तो सर ऐसा हुआ था कि 2024 में एक छोटी सी वैकेंसी आई थी 17 पद की, संस्कृत शिक्षा विभाग से, हिंदी के 17 पद थे उसमें। तो उन दिनों मैं ये सोच रहा था कि भाई अपन रीट की तैयारी कर चुके हैं, उनमें अच्छा अंक ला चुके हैं, तो फर्स्ट पेपर तो अपन कभी भी निकाल सकते हैं। और उस वैकेंसी को इतना माइंड में नहीं लिया। क्यों? क्योंकि हम तो सामान्य शिक्षा की तैयारी करते हैं अमूमन, वो चीज़ देखते नहीं है कि संस्कृत में इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। तो मैंने सोचा कि अपन इसमें ऐसा करते हैं कि सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, और इसका पता चल जाएगा कि पहली बार तैयारी कर रहे हैं हिंदी से और सब्जेक्ट कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ अनुमान लग जाएगा, तो फिर उसमें चयन लेना आसान हो जाएगा। ऐसे करके मैंने उसको दिया, फर्स्ट पेपर बिल्कुल बिना पढ़े दिया, और वो वहाँ दिया तो सब्जेक्ट में तो 128 क्वेश्चन बच रहे, और फर्स्ट पेपर में 29-30 का मामला आगे बैठ गया था। मतलब किनारे पे आके बैठ गए थे। हाँ। फिर ऐसा हुआ कि उनमें प्रोविजनल रिजल्ट आया, उसमें मेरा हो भी गया, लेकिन मैं वेटिंग में उसमें रह गया था। ये बात उस दरमियान पूरा बात ये है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त मुझे समझ में आ गया जब मैं एग्जाम दे के आया कि इतना आसानी से फर्स्ट पेपर होने वाला नहीं है। और 29-30 मैंने कहा मैं इतना पढ़ा और 29-30 ही कैसे बचा पाया। फिर मेरे को समझ में आया कि आप पढ़े हो उस वक्त, जिस वक्त आप पढ़ाई में थे तो आप थे, और अगर पढ़ाई में नहीं हो तो भले कितने ही पढ़े हो, पेपर पास नहीं कर पाओगे। सही बात। मैंने नवंबर में ही सीधा उठाया फर्स्ट पेपर, इधर सेकंड पेपर, दोनों को एकदम समानांतर लेके चला। और फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटजी मेरी ये रहती थी कि सुबह का, जैसे मैं जो शेड्यूल होता था सुबह का जैसे 8 बजे बैठा तो 1 बजे तक फर्स्ट पेपर चलेगा। और उसमें मैंने मेरे जो मजबूत जोन थे वो पकड़ा, क्योंकि 6 माह का समय बचा था, और 6 माह में मैं अगर इंग्लिश, विज्ञान और गणित ये सब चीज़ें करने जाऊँ तो फिर थोड़ा कठिन था। तो मैंने ये देखा कि मैं गणित में क्या कर सकता हूँ, तो मैंने कहा सांख्यिकी कर सकता हूँ, तो मैंने उसको पकड़ लिया। फिर मैंने देखा कि विज्ञान में क्या क्या टॉपिक कर सकता हूँ, तो बायोलॉजी के जो टॉपिक थे वो मेरे लिए सरल थे, मैंने उनको पकड़ लिया। और इंग्लिश के लिए मैंने ये सोचा कि 1-2 टॉपिक्स हैं जैसे आर्टिकल्स वगैरह, ये मैं कर सकता हूँ, बाकी मेरे लिए है नहीं। हाँ, फिर वापस ये भी है कि इतना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसमें अलग अलग 13-14 सब्जेक्ट पढ़ जाते हैं, और इतना लेके चलेंगे तो होगा नहीं, और अपना जो मेन पार्ट है वो छूट जाएगा फिर। तो ऐसे करके मैंने जीके में इतना अच्छे से कवर कर लिया सर कि मैंने 15 प्रश्न आते हैं इतिहास के, उनमें से 13 सवाल कर लिए। आपके हिसाब से जो 40% क्रॉस नहीं कर पाते हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या मतलब अगर आप कैलकुलेट करें, या आपको तैयारी के दौरान लगा होगा कि आपको भी 29 पे रहे आप संस्कृत डिपार्टमेंट वाले में, कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसको छोड़ने से आपको नुकसान हो सकता है? मतलब जिसको बाकी तो जैसे हिस्ट्री आजकल थोड़ा टफ पूछ लिया, जब हम लोग देते थे तब थोड़ा हिस्ट्री ठीक ठाक आता था, आरपीएससी का जो हिस्ट्री और क्लास संस्कृत थी, लेकिन अब उन्होंने हिस्ट्री का लेवल भी काफ़ी बढ़ा दिया। तो ऐसा कौन सा पोर्शन है जिसको वो करे? तो फर्स्ट ग्रेड की जब व्यक्ति तैयारी करने जाता है ना, तो वो अपना सब्जेक्ट तो उसका मजबूत होता ही है, फर्स्ट पेपर में वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि मैं कौन से पोर्शन लेके चलूँ, उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और वो पूरे जुए में पड़ जाता है कि तेरा के तेरे सब्जेक्ट ले लूं, और जो जुए में पड़ जाता है फिर वो अपनी एक्यूरेसी कहीं बरकरार नहीं रख पाता। इस वजह से ज्यादातर लोग चयन बाहर हो रहे हैं। जैसे आर्ट्स का व्यक्ति है तो आर्ट्स का उसमें वैसे से ध्यान देना चाहिए कि मैं आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट अच्छे से कर सकता हूँ, और बाहर से कौन से पोर्शन छूं जहां से मेरे को प्लस पॉइंट मिल सके। तो वो उतना ध्यान दे नहीं पाता, इतनी समझ रखता नहीं है कि भाई मैं क्या करूं। वो तो सोचता है कि 75 में से ज्यादा अटेंड कर लूं और मैं उनको बढ़त हासिल कर लूं, लेकिन ऐसा होता नहीं। और साइंस का व्यक्ति है तो उसको भी ये चीज होता है कि जीके नहीं पढ़ो, आर्ट्स में मार खा जाता है। हाँ, ऐसे करके हो जाता है। मतलब दोनों में, साइंस वाला आर्ट्स को लेके चलता है तो मार खा जाता है, और आर्ट्स वाला साइंस को लेके चलता है, या फिर वो मैथ्स वगैरह लेके चलता है। 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, आर्ट्स मैथ्स, इंग्लिश और साइंस। किसी ना किसी का कमजोर होता ही होता है। जैसे मेरा मैथ है, मुझे मैथ में 0 आता, मुझे वो
एक आध सवाल जो मिला आते थे जो आपके रीजनिंग वाले, वो एक आध कर पाते थे, बाकी नहीं कर पाते। तो मैं कभी मैथ्स को पढ़ा ही नहीं। इनमें से आपका कौन सा है, तीनों में से कौन सा था जो आप मतलब पसंद भी नहीं करते हो, उसकी तरफ जाना भी नहीं चाहते हो, या फिर जो आप ऐसा कोई सब्जेक्ट तीनों में से? इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश के साथ समस्या, कईयों को गणित के साथ समस्या होती है। फिर आपको इंग्लिश को आपने स्किप किया? जी सर। कितने सवाल थे, कितने सही हुए? 5 सवाल थे और उसमें से एक सवाल सही हुआ। उसका कारण ये था कि वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट था और लाइबिलिटी का मुझे अर्थ आ रहा था कि दायित्व होता, इसी वजह से हो गया। तो बाकी उसमें वो तो परिभाषिक शब्दावली की वजह से। बाकी आपने हाथ भी नहीं लगाया? बिल्कुल छुआ। गणित के 2 सवाल आए थे सांख्यिकी के, जो मैं तैयार करके गया उसको कर लिया, और 2 रीजनिंग के थे वो कर लिया। सही हो गए? 4 के? 4 सही। फिर आपका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। साइंस में मैंने 3 सवाल अटेंड किए, 2 गलत 1 सही। उसमें मुझे ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। हाँ। और बाकी स्कूल मैनेजमेंट में, उसमें? हाँ, स्कूल मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन आ रहे, मेरे 8 सवाल सही हो गए थे। बढ़िया, ये आपको प्लस पॉइंट देके चला गया। तो उसके बाद में आपका जो करंट है, जो आजकल ऐसा हो गया है, पीआईबी की साइट से पूछो या फिर डीआईपीआर की साइट पे जाके पूछो, जो हम ट्रेडिशनल बुक्स क्रोनोलॉजी वगैरह पढ़ते थे उनको कम कर दिया इन्होंने और बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डाटा डालना शुरू कर दिया। उसको कैसे कोप किया आपने? वो सबसे बड़ा डर है कि करंट को कितना भी पढ़ो, टीचर्स भी पढ़ाते हैं वो भी कहते हैं करंट को कितना ही पढ़ो उसका अंत नहीं है। तो फिर इसको कैसे करें, क्योंकि काफ़ी बड़ा पोर्शन आता है। मैंने सर पिछले 2-3 माह के पेपर देखे तो मुझे समझ में आने लग गया था कि आरपीसी ट्रेंड चेंज कर रहा है और आसानी से करंट का भी होगा नहीं, और अगर हम जो आर्ट्स अपना मजबूत जोन है वो भी नहीं होगा। तो ऐसे करके मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया था। रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ता और उससे मतलब अपने को क्या याद करने का लोड नहीं रहता। हाँ, वो एक खबर दिमाग में प्राइमरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। जी, और मैगजीन लाते हैं तो उसमें ये रहता है कि ये याद करना है, ये याद करना है। तो मैगजीन को तो मैं याद करने के पर्पज से पढ़ता था और उसको मैं यूं ही मतलब निकालता था। तो उससे क्या हुआ कि 10 प्रश्न आए करंट के, उनमें से 5 सवाल जो मेरे न्यूज़पेपर में या मैगजीन में कहीं मिलते जुलते नजर आए, 5 अटेंड किए, उनमें से 3 सही हो गए। आपने 10 में से 5, मतलब आपने रिस्क, करंट में आपने ये नहीं सोचा कि रिस्क लिया जाए? जी सर। तो ओवरऑल 75 में से कितने सही हुए आपके? 37 जी। अच्छा, बढ़िया स्कोर। तो मतलब अच्छे स्कोर में आता है, क्योंकि टॉप के पेपर में अगर आप 37 ला रहे तो वो अच्छे स्कोर में आता है और इसी का आपको फायदा मिला मतलब लास्ट में। चलिए, ये तो फर्स्ट पेपर का हो गया। इसका मतलब ये है कि जब आपको सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको लेके नहीं चलना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जैसे आपका हिंदी है तो हिंदी तो आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ी नहीं फर्स्ट पेपर में शायद ही, या पढ़ा होगा तो भी नहीं, वो तो जैसे किसी का पॉलिटिकल साइंस है सेकंड पेपर, तो उसको वो थोड़ा कम ध्यान देके बाकी पर अगर फोकस करे तो भी हो सकता है। चलिए, अब आता है आपके सेकंड पेपर पे, जिसका नॉलेज भी मुझे कम है, लेकिन आप बताइए उसकी आपने क्या स्ट्रेटेजी लगाई? सेकंड पेपर में आपके पहले वो बता दो कि उसमें आता क्या क्या है। मतलब एक तो ग्रामर, हाँ, उसमें ग्रामर का पोर्शन थोड़ा कम है, 20 एक प्रश्न आते हैं। बाकी काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का बड़ा भाग आता है, और आईसीटी, पेडागोजी और ये गद्य पद्य विधाएं और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। आईसीटी अब कम हुआ, कितना आया इस बार? कितने सवाल है? 20 या 10 प्रश्न? तो फिर वो तो आपको फायदा हुआ होगा उसमें, क्योंकि हिंदी के जितने ज़्यादा सब्जेक्ट के ज़्यादा आएंगे तो जो जिस सब्जेक्ट से तैयारी करा उसको फायदा। पहले ये 30 सवाल आते थे जी, तो 120 के आसपास हिंदी के आते थे। उसमें आपने आईसीटी में कैसे किया, पेडागोजी को कैसे तैयार किया? पेडागोजी मेरे पास बुक्स थी एक धीर सिंह सर की, और वहीं से मैंने उसको बार बार रिवाइज और आए हुए प्रश्नों को ज़्यादा मिलाया। और जहाँ से भी मार्केट में मेरे को 1-2 बुक ही मिली थी, डिस्क्रिप्शन देखता था उनकी। जैसे ये प्रश्न आया, अब कितना भी कैसा भी प्रश्न हो, उसका डिस्क्रिप्शन देखने से अपने को नॉलेज आ जाता है कि अगली बार कैसा भी प्रश्न उठेगा तो वहीं से इसके आसपास उठे। हाँ, और जब पढ़ते वक्त वो चीज़ पढ़ लेते हैं तो पढ़ते वक्त भी ये दृष्टिकोण रहता है कि हाँ, ऐसा सवाल आया है, अगला ऐसा आ सकता है। ऐसे करके मैंने उसमें 10 में से 8 सवाल राइट कर लिए थे। तो बड़ी पूरे हिंदी में 150 में से माइनस मार्किंग के साथ में 121% मैंने बचा लिया। 121% अटेम्प्ट कितने की? ये बड़ा एक समस्या, आजकल पेपर टफ आता है। 150 सवाल का पेपर है या उधर 75 सवाल का पेपर है। आपने 75 सवाल वाला जो किया फर्स्ट पेपर, उसमें कितने अटेम्प्ट, आपका अटेम्प्ट कितना था? 145। हिंदी में? हाँ, हिंदी में 145। उसको दोबारा सही करता है वो, नहीं तो फर्स्ट पेपर में 75 में से आपने कितने अटेम्प्ट किए? फर्स्ट पेपर में मैंने 58 अटेम्प्ट किए और फिर मेरे उसमें से 15 रॉन्ग हो गए और कट कूट के आपके 38% बच रहे थे। कल की आंसर की में एक मेरा राइट क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से अब मेरे 37 बच रहे हैं सब। अच्छा, ठीक है। और उसमें सेकंड पेपर में आपने कितने अटेम्प्ट किए? 145 किए और कट कूट के 121%। हिंदी में इतना करना आने वाले? हम लोग पॉलिटी में जैसे करते हैं 130, 31 यहाँ तक पहुँच पाते हैं, मैक्सिमम 35। 145 तो बहुत बड़ा अटेम्प्ट है। या करना पड़ता है या फिर पेपर उस हिसाब से था तो आपने किया? पेपर जिस हिसाब से था उसी हिसाब से मुझे करना पड़ा। ठीक है। आप जब पेपर सॉल्यूशन करते हो, वो जो
2 से 3 घंटे का टाइम होता है एग्ज़ाम हॉल में, उस वक्त आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हो? पेपर करने की स्ट्रेटेजी कैसी है आपकी? मतलब जैसे पेपर आपके सामने आया, क्या सारा पेपर एक साथ पढ़ते हो, या उसमें से पहले आप पढ़ते हो, उसके आधे गोले भर देते हो, या जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको पढ़ के गोले भर देते हो? वहाँ पेपर हैंडल करने का आपका कैसा वो स्ट्रेटेजी क्या है, ताकि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, पेपर हैंडल की वजह से बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो तैयारी बहुत बढ़िया करते हैं, मेहनत भी बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन उस 2-2.5 घंटे के पेपर में जब जाते हैं तो उनका पूरा का पूरा मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। उसके ऊपर थोड़ा बताओ ताकि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। जी सर, पहले मैं जैसे ही पेपर उठाता हूँ, मेरा ये सीधा पर्पस रहता है कि जितने भी पहली दफ़ा यानी कि सरल प्रश्न जितने भी हो रहे हैं वो मैं जैसे 1 से लेकर 150 आप शुरुआत 1 से 75 तक कंटिन्यू देखते हो? जी सर, गोले नहीं भरते हो? 1 से 75 तक राइट करता जाता हूँ, गोला नहीं भरता हूँ। ठीक है सर। उसके बाद में 1 से 75 तक जितने भी मैंने राइट लगाए हैं उनके गोले बबल्स भरने के बाद में फिर मैं आता हूँ कि उसी दरमियान जैसे मैं 1 से 75 तक गया, उसी दरमियान आने वाले राइट कर देता हूँ, बाकी को राउंड लगा देता हूँ कि ये चीज अपने को डबल में है या फिर ये आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर बाद में याद आएगा या पीछे कहीं उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके जितने भी मेरे को सरल सवाल आ रहे हैं वो तो पूरे मैं कर लेते पहले राउंड में अटेंड भी कर लेता हूँ, उनके बबल्स भी भर देता हूँ। फिर गिनते हो? फिर नहीं, उस वक्त कोई गणित नहीं करते कि भाई इतने हो गए मेरे 40% हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर। फिर मैं जाता हूँ वापस, भाई अपन ने 1 से 10 तक मान लो 8 कर ली, 2 के राउंड लगे हुए उन, फिर दोबारा मेरे पास पर्याप्त समय भी आ जाता है क्योंकि आने वाले सवाल तो मैंने कर लिए। अब बचा अपने पास तो वही है कि भाई लोड भी कम हो जाता है। हाँ, एल्यूमिनेशन मेथड लगाता हूँ कि भाई ये 4 ऑप्शन है, इनमें से ये 2 तो पक्के ही नहीं होंगे और रहे ये 2, इनमें से अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है कि ये, फिर मैं ऐसे करके उसमें से छांटते हैं। हाँ, 75 तक इतने ही रहते हैं, 20-25%। तो उनमें से छांट लेता हूँ और जो बिल्कुल ही नहीं, कभी सुने ही नहीं है, उनको छोड़ देता हूँ और उसके बाद आप गोले भर देते हैं। जी। 5वां गोला पहले भरते हो या जो 10 मिनट का समय देता है तब भरते हो? वो अगर मेरा पेपर सरल था, मैंने पहले कर लिया तो पहले ही भर देता हूँ, और अगर पेपर कठिन है तो उस वक्त 5वां गोला। जैसे आपका ऐसा कोई सवाल आ गया जो आपने कभी देखा ही नहीं, उसका आप वहाँ पेपर पे क्रॉस करते हो कि सीधे जाके 5वां गोला भरते हो कि ये बाद में मैं मेरा लालच नहीं आ जाए, मैं कर न दूँ इसको? कई बार ऐसा भी होता है। उस पर मैं ऐस लिख देता हूँ छोटा सा, स्किप। अच्छा, स्किप लिखते हो और फिर जब लास्ट में आपको जब टाइम मिलता है तब आप उसका 5वां गोला भर देते हो। ठीक है, एलिमिनेशन कैसे लगाएं जो बच्चा तैयारी उसको, क्योंकि नॉर्मली 4 ऑप्शन, आजकल तो वैसे सीधे ऑप्शन वाला सवाल तो बहुत कम आता है, नीचे ए सही है, ए बी वो आता है, तो उसमें आपके हिसाब से जो 4-5 पैटर्न है, एक तो क्रॉस मिलाने वाला, एक कौन सा संगत है, कौन सा असंगत है, नहीं, सत्य असत्य, इसमें आपके सिली मिस्टेक्स कितने होते थे? इसमें एलिमिनेशन मेथड में मैं क्या करता था कि जैसे 10 सवाल आए, उनमें से ज़्यादातर मेरे 7 सवाल राइट हो जाते थे। इसका कारण ये था कि अपन 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से पढ़े हुए व्यक्ति जो अधिक पढ़ा हुआ होता है वो काटते काटते उस ऑप्शन तक चला जाता है जो उसका राइट आंसर। तैयारी अच्छी है तो आप चले जाओगे। और मान लो कोई शब्द है जैसे अब ज्यादातर ऐसा पैटर्न आना शुरू हो गया कि सीधे 3 प्रश्न दे दिए, मतलब 3 ऑप्शन दे दिए, फिर उनमें से केवल 1, केवल 2, तीनों कोई नहीं, ऐसे करके भी आ रहे हैं। ठीक है सर। तो उसमें ये होता है कि जरूरी नहीं है कि तीनों के तीनों सवाल पढ़े हुए आए, 2 सवाल अपने पढ़े, एक पढ़ा हुआ नहीं है। तो ऐसी समस्या में ये होता है कि वो टॉपिक में किस प्रकार एडजस्ट हो रहा है, जैसे हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो उस टॉपिक के अंतर्गत एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, उस सवाल का रिलेशन उससे बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। बैठ रहा है तो तीनों करो, नहीं तो केवल 2 या केवल 1 करो। ठीक है जी सर। जब आप तैयारी करते हो, सिलेबस लेके तैयारी की या फिर बगैर सिलेबस देखे सीधे तौर पे कर दी? सिलेबस पढ़ना चाहिए। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो तैयारी करने आते हैं, सिलेबस को आती नहीं, उन्हें पता ही नहीं पूरे सिलेबस में क्या है, सीधा किताब या जो भी नोट्स उनके पास में है। आपके हिसाब से सिलेबस की कितनी भूमिका है? बिल्कुल, बहुत बड़ी भूमिका सर। सिलेबस तो मेरी मतलब ये समझ लो कि दिन में 3 बार देखता था। हाँ। और सिलेबस में भी वो चीज़ें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा प्रश्न पुटअप होते हैं, उसको मैं ज़्यादा देखता था, और जो कम है, जैसे अपने ये जो फर्स्ट पेपर है उसमें 15 प्रश्न जो हिस्ट्री के और इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री के आते हैं, उसके साथ में जैसे 15 होते हैं, उनमें से 13 तो ये आ जाते हैं, 2 प्रश्न आते हैं कला संस्कृति के। अब तो आप समझ लो कि कला संस्कृति पढ़ने जाए तो 250 पेज की आएगी, बहुत बड़ा पोर्शन है। तो फिर मैं उसी को उस हिसाब से वरीयता देके उसको स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। मतलब वो सिलेबस वाला हिस्सा बहुत जरूरी है। जी सर। जब आप तैयारी कर रहे थे तब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो निकालने होते हैं उनको आप कैसे क्या कर रहे थे?
जितने भी मैं अधिकतर ये करता था कि पिछले 4-5 साल के प्रीवियस ईयर के बुक के माध्यम से या आरपीएससी की साइट से क्वेश्चन पेपर निकाल के? बुक के माध्यम से सर। अच्छा। क्योंकि साइट से तो लाने में फिर उनका आंसर की इतना मैच करने से ज़्यादा क्या है कि अपना सिलेबस और ये पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा हुआ होता है। अब कोई बुक के अंदर एक दो मतलब इनकरेक्ट या करेक्ट कमियां रह भी जाती है, तो उसको मैं वही सुधार लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। ऐसे करके उनसे मिलाता हूँ। तो जब आपने तैयारी की, आपका रूटीन क्या रहता है? आप लेट नाइट सोते हो या सुबह जल्दी, कैसे? मतलब कुछ लोग होते हैं जो रात को 2-2 बजे तक पढ़ते रहते हैं, चाय कॉफ़ी पियेंगे, रात को लेट नाइट पढ़ेंगे, सुबह 10-11 बजे उठते हैं। कुछ होते हैं सुबह 5 बजे उठेंगे और दिन भर पढ़ेंगे, लेकिन रात को वो प्रॉपर स्लीप लेते हैं। आप किस कैटेगरी हो? लेट नाइट या फिर सुबह जल्दी उठने वाले? शुरुआती जब मैं 21 में आया तब तो मेरा एक फिक्स शेड्यूल रहता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सेम दौरान आता था ना, तो व्यक्ति ऊब जाता है। उसी पाठ्यक्रम का सेम दौरान से व्यक्ति ऊब जाता है। तो इन दिनों जैसे इस फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में मोटा मोटा ये रहता था कि एक तो कोचिंग रहता था, तो कोचिंग जैसे निवृत्त हुआ उसके बाद मैंने अपनी रणनीति बनाई। रणनीति बनाने में ज्यादातर लोगों का हिस्सा होता है कि दिन की नींद लेनी जरूरी है। मैंने ऐसा सोचा कि इस बार अपन नींद को हावी नहीं होने देंगे। ठीक। जैसे मैं सुबह जल्दी खड़ा हो गया तो फिर मैं 1 बजे तक पढ़ूंगा। अगर नींद आ रही है तो ले ली जाएगी, नहीं आ रही तो नींद का लोड नहीं लेंगे कि भाई अगर नींद आई है, नहीं आई तो फिर आगे कैसे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं, उस दिन नहीं आ रही तो पूरा दिन पढ़ेंगे और शाम को जल्दी नींद आ जाएगी तो सो जाएंगे। मतलब ऐसा कोई टाइट शेड्यूल नहीं है, ऐसे ही पढ़ना है मुझे, ऐसा कुछ नहीं? हाँ, मतलब नींद का लोड नहीं सर। सुबह को आए, खड़े हुए 8 बजे, अगर अपन 1 बजे तक पढ़े आराम से, नींद आ गई तो ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं 12 बजे तक। नींद नहीं आई तो 10 बजे तक पढ़ के सो जाते हैं। ऐसा भी दिन आ जाते हैं कि दिन को नींद आ गई, रात को लेट नाइट पढ़ने का मन कर रहा है, लेट नाइट पढ़ लेता था। मैंने किसी में बंद के काम नहीं किया, मैंने 7 दिन का ऐसा टर्म लेके चला कि भाई इतने अपने को करने 7 दिन के अंदर, तो वो मैं 7 दिन में उसको पूरा करता था। हाँ ठीक, उसके लिए नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। हाँ जी। जैसे दिन में होता है, मान लो आप लेट नाइट पढ़ गए, नैप लेते थे, मतलब नींद के बीच में छोटी सी, जैसे मान लो आप दिन भर 4 घंटे 5 घंटे पढ़े, थक गए, थकने के दौरान क्या करते थे? मोबाइल फ़ोन देखना या छोटी सी नींद ले लेना या फिर बाहर चले जाना, इसमें क्या करते थे? या इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है अगर आप थक जाते? अंतिम दिनों में तो मैं लाइब्रेरी में था, जैसे ही थकता 2 मिनट बाहर आ जाता। 2 मिनट बाहर आया, वॉशरूम गया और जो कोई मिला 2 मिनट की चर्चा करके वापस बैठ जाता। अंतिम दिनों की यही रणनीति रहती थी और बीच में बाकी वैसा कोई विशेष नहीं था कि 2 घंटे पढ़ लिए फिर आधा घंटा गप लगा ली। चाहे दोस्तों के साथ रहते हो, आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप सामान्य से विशेष हो जाते हो। तो 1-2 चीज़ें होती हैं। एक मानव प्रवृत्ति है जेलेसी होना, कि मतलब इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। ऐसा आपको फील हुआ कभी आपके दोस्तों के साथ में कि भाई, या आपको ऐसा लगा कि यार मेरा हो गया, मेरे दोस्तों का नहीं? आपको कैसा लगा उस दौरान? मुझे ये पता है पूर्णतः, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ये चीज़, ये नेचर है। मतलब तो मैं उनके सामने बहुत सामान्य रहने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं विशेष, जैसे कहीं अपने को लगे तो वहाँ विशेष रह लेते हैं, लेकिन अपने दोस्तों के बीच में इतना सामान्य कि उन्हें एहसास नहीं होने देता हूँ कि मैं लग गया हूँ या ऐसी बात है वैसी बात, ऐसा नहीं। मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया भाई, तुम लोग नहीं मानते। हाँ, मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ कि आप भी करोगे, मुझसे अच्छा करोगे। तो एग्जाम से होने के बाद जब आप पेपर दे के वापस आ गए, कितना कॉन्फिडेंस था या आपको, आपके दोस्तों को, कि भैया इस बार हनुमान तो निकल गया, बन गया आरएएस? हाँ, एग्जाम दे के मैं बाहर आया और जैसे ही 2-3 दिन बाद मैं अलग अलग आंसर कीज मिलाई और फिर ऐसे पता चला कि भाई अपने 315-17 नंबर आ रहे थे। और इसका मैंने मूल्यांकन इसलिए कर लिया था कि संस्कृत विभाग में जब मैं, टोटल 8 पोस्ट थी और मैं सेकंड वेटिंग से रह गया था, तो जब मैंने कहा टॉप 10 में तो मैं पहले ही था, तो ये मेरे टॉप के मार्क्स हैं, मैंने वहाँ से मेरा ये अनुमान लगाया और इससे मैंने कहा 15-20 नंबर मेरिट नीचे रहेगी। ठीक है। तो ऐसे करके मुझे फुल कॉन्फिडेंस था। आजू बाजू जो नए सेलेक्ट वाले थे उनको ये चीज पता नहीं थी कि कहाँ तक मेरिट रहेगी, क्या रहेगी। तो मैंने उनको अनुमान बताया कि ये बात है कि अपना जिन जिन के इस क्राइटेरिया में नंबर आ रहे थे, मैंने आपका सबका चयन पक्का है। हाँ जी सर। फिर आपने किताबें रख दी या आगे का सोचा कि भाई चलो इसका तो रिजल्ट आएगा, या फिर ऐसा हो गया कि चलो चिल मारो, हो गया आपने अभी बहुत पढ़ लिया? 2-3 महीने तो सर जैसे चिल्ली मारी थी, फिर समझ में आया कि रिजल्ट आते आते आएंगे और रिजल्ट का किस करवट जाए, क्या चीजें हो, अपन उस लंबा इतना मतलब लेके नहीं चल सकते कि श्योरिटी। तो मैंने कहा अपन वापस आते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी शुरू कर देते हैं और रिजल्ट आएगा उस वक्त आ जाएगा। ऐसे करके फिर वापस शुरू कर दिया और फिर आपका रिजल्ट आ गया और आपका चयन हो गया। अब आप पूरी तैयारी की, पूरे मेहनत के साथ, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, आप मेहनत से करते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप पार करके आ रहे हो, आपको हर स्टेप का एक अनुभव होता है, जो आप शेयर कर रहे हो उससे लग रहा है कि आपको उसका पूरा अनुभव है। इसमें कितना हार्डवर्क का और कितना लक का योगदान होता है? आपके हिसाब से लक काम करता है कि नहीं करता है? आपके मामले में किया या करता है कि नहीं करता है, या सिर्फ हार्डवर्क ही काम करता है?
सर हार्ड वर्क करोगे तो ही लक फैक्टर काम करेगा। अगर अपन ने वर्क कुछ किया नहीं है, जीरो प्रोसेस पे है, तो ऐसे मैंने किसी का लक इस तरह देखा नहीं है सर। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले मतलब मैं इसकी संस्कृत विभाग की तैयारी की, तो मैं नज़दीक जाके रहा, तो फिर सामान्य में हो गया। अगर मैं वर्क करता ही नहीं तो ना तो संस्कृत विभाग में होता और ना ही सामान्य में होता। और मैं सबसे बड़ी आज के विद्यार्थी की समस्या बता देता हूँ कि वो वैकेंसी की काउंटिंग शुरू कर देता है कि इसमें कितनी पद है। जितने ज्यादा पद होता है वो उसकी ओर दौड़ता है। और इसका बहुत बड़ा सदमा लगा इस चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी में। बड़े बड़े लोगों का चयन नहीं हुआ। सही बात है। तो फिर वैकेंसी का मायने नहीं रखती। और मेरा 17 पोस्ट में हो गया। उस वक्त ज्यादातर लोगों ने उस चीज को इग्नोर किया कि 17 पोस्ट में होना ही नहीं था, और मैं भी उसी का शिकार हुआ। अगर मैं फर्स्ट पेपर पढ़ के जाता तो मेरा चयन उसी में भी हो जाता। तो अब हमें अपनी तैयारी पे जोर देना है, ना कि वैकेंसी काउंटिंग में लगा देना है। सही है। अभी तो आजकल ऐसा हो गया, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने ऐसे कर दिया कि भर्ती को टुकड़ों टुकड़ों में लाओ। जैसे अभी पीछे अभी फर्स्ट ग्रेड आप जो दे के आए, उसके बाद ये जुलाई 25 वाला फर्स्ट ग्रेड अभी जो होगा, या आपके 31 मई को पेपर है आपके हिंदी का। फिर अभी कल एक अभ्यर्थना आई, उसमें आपके 700 पदों की और भर्ती आ रही है, और वो बढ़ भी सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि अगर आप बड़ी भर्ती देख करके करोगे तो आपका कभी इस हिसाब से तो बड़ी भर्ती आएगी ही नहीं, और आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। पहले बहुत बड़ी लोट में भर्ती, आजकल तो आती ही नहीं है। उसका आपके कहने का मतलब ये है कि छोटी भर्ती आए, तैयारी कंटिन्यू रखो। बिल्कुल। एक फेलियर हो जाए तो उसके बाद में उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं, उसके ऊपर उसी को कंटिन्यू। आपके हिसाब से मल्टीपल वैकेंसीज पे जाना चाहिए या फिर एक ही भर्ती पे फोकस करना चाहिए? अपनी योग्यता के अनुसार उसे, विद्यार्थी को पता होता है कि मेरी योग्यता इसमें फिट बैठ रही है, उसी वैकेंसी की तैयारी करनी चाहिए। मल्टीपल में जाओगे तो मुझे तो नहीं लगता कि आप जल्दी सक्सेस हो जाओगे। दूसरी बात है हिंदी है, तो हिंदी में फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का और थर्ड ग्रेड का मान लेते हैं ऐसा सीक्वेंस बैठता है कि तीनों की साथ में तैयारी करनी पड़े। आपको नहीं करनी पड़े, आपने की नहीं, आप सेकंड ग्रेड पे नहीं गए, तीनों की साथ में करनी चाहिए, या फिर तीनों में से एक उठा करके, क्योंकि आजकल पद कम आते हैं, तो बच्चा सोचता फर्स्ट ग्रेड दे दिया, फिर सेकंड ग्रेड आने वाली है, फिर ग्रेड थर्ड आती है, उसको तीनों का टारगेट रखना चाहिए या सिर्फ एक पर, या उसमें सिलेबस में वगैरह में कितना क्या है? अगर नया विद्यार्थी है, उसको लग रहा है कि पहले फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है और मैं इसमें सूटेबल नहीं हूँ, तो उसे अपनी योग्यता के अनुसार करना चाहिए। अगर पुराना विद्यार्थी है, एक बार उसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रखी है या फिर कुछ माइनर अंकों से रहा है, उसे पाठ्यक्रम का नॉलेज है, तो उसे फर्स्ट ग्रेड की ओर जाना चाहिए। ठीक है। और इसी प्रकार अगर कोई सेकंड ग्रेड का है, उससे पहले कर रखी है, वैकेंसी आई है, तो उसे लगे कि मैं इसमें बेटर कर सकता हूँ, तो एक चॉइस करे, ना कि तीनों चॉइस में वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोचिंग की कितनी भूमिका है? कोचिंग किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए? मतलब जब तैयारी करने आते हैं शुरुआत में, जैसे आजकल जो ट्रेंड हो गया प्री मैच्योर कोचिंग। प्री मैच्योर कोचिंग का अर्थ होता है आपका एमए भी कंप्लीट नहीं हुआ, आप प्रॉपर बीए नहीं हो रहा, पूछो क्या कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की हिंदी से कोचिंग कर रहे हैं, जो कि आपके एमए को 2 साल पढ़े या बीएड को भी 1 आध साल पढ़ा है। आपके हिसाब से कोचिंग कब करना चाहिए? बीएड कर रहे हो उसके फर्स्ट ईयर में, या प्री मैच्योर करना चाहिए, या फिर जब एग्जाम नजदीक आए तब करना चाहिए? सर, जब तक आपने स्नातकोत्तर किया ही नहीं है और आप कोचिंग कर रहे हो, स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम, स्नातक के पाठ्यक्रम, तो आप कैसे समझ में आएगा सर? तो मेरे कहने का अर्थ है कि हमारी एमए होने के बाद ही फर्स्ट ग्रेड की कोचिंग करनी चाहिए, हमारी बीएड होने के बाद ही सेकंड ग्रेड की कोचिंग करनी चाहिए। उससे पहले अगर आप कोचिंग में जा रहे हो तो फिर उसका अपन कुछ नहीं कह सकते, वो कोचिंग पे और उस विद्यार्थी पे। बाकी अब हमारे पास हाथ में योग्यता आने के बाद ही कोचिंग की ओर जाना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए। जैसे वीओएमयू कोटा से अपन एमए करते हैं, मैंने भी किया, आपने किया, वहाँ से तो वो रेड कलर की किताबें आती है जो नॉर्मली पढ़नी पड़ती हैं। फिर अपने को समस्या आती है आरपीसी, हमारे मामले में पॉलिटिकल साइंस के मामले में बहुत पेपर टफ आता है। फिर हमको कहते हैं आरपीसी वाले, सबको कहते हैं जब बच्चे फेल नहीं, क्योंकि आजकल आपने देखा फर्स्ट ग्रेड में चलो हिंदी बच्चा हुआ है, ज्योग्राफी हिस्ट्री थोड़े बच्चे हुए हैं, बाकी बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस है, होम साइंस है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जिनमें लोग 40% भी पार नहीं कर पा रहे हैं, 6 पद पास हो रहे हैं या फिर बहुत कम। फिर आरपीएससी जब पूछते हैं तो वो कहते हैं भैया मूल किताबें पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। आपके हिसाब से मूल किताबें या कोचिंग के नोट्स? कोचिंग, आप अगर कहीं से मार्गदर्शन ले रहे हैं तो आप कोचिंग के नोट्स रखो, साथ में मूल किताबों का अध्ययन करते रहें, ताकि नोट्स का और मूल किताबों का विश्लेषण हो सके कि हमारी मूल किताबें क्या कर रही है और नोट्स क्या कह रहा है। और उसके बाद अगर आप मूल किताबें पढ़े हुए होंगे तो नोट्स को आधार मान के उसके अंदर जो जो फैक्ट अच्छे लग रहे हैं ऐड कर दीजिए, नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, सब आ गया तो विश्लेषण के आधार पर पढ़े हुए आगे भी काम आएगा। सिर्फ कोचिंग से सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है आपके हिसाब से? सिर्फ कोचिंग से? मैं मेरा बता सकता हूँ सर। हाँ। मैंने कोचिंग प्लस विश्लेषण के आधार पे कई बुकें पढ़ी। हाँ, मतलब जैसे कोचिंग करवाते हैं, ठीक है, सक्सेस रेशियो ज़्यादा है या फेल होने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है?
इसमें एक बात है सर, अपन सब लोग ये कहते हैं कि भाई आपने अगर वहाँ से कोचिंग की और उस कोचिंग के 20 लोग लगे हैं और उस बैच में टोटल 100 लोग थे, तो 80 का कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है इसमें। उसी की मैं बात हाँ, तो उसका ये बात है कि जैसे हमने कोचिंग ली तो हमने उस कोचिंग के नोट्स पढ़े और उसी के अनुरूप तैयारी करते रहे जिस अनुरूप हमें करनी चाहिए थी। अगर मैं नोट्स बना लूं और पढ़ूंगा नहीं और फिर मैं कोचिंग को दोष दूंगा तो वहाँ पर कोचिंग का कोई वैसे नहीं है। अच्छा, आरपीएससी जितना कोचिंग के पीछे पड़ी हुई है आपके हिसाब से, गलत सही या क्यों पड़ी हुई? सर ये तो मुझे पता नहीं है आरपीएससी कोचिंग के पीछे पड़ी है या नहीं। आप अच्छी बुकें पढ़ोगे तो सिलेक्शन जरूर ले लेंगे। ठीक है। सरकारी नौकरी तो बहुत सारी होती है जिसमें आप बहुत सारी, जिसमें टीचर बनना अपने आप में एक सौभाग्य की बात होती है और अपने आप में एक नेशन बिल्डिंग का काम है, राष्ट्र निर्माण का काम है। जब आप टीचर बनते हो तो आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, उनका भविष्य का निर्माण करते हो। आपके लिए टीचिंग आपका पैशन है जी। मतलब आप जब टीचिंग करवाना चाहते हो, अभी तो आप स्कूल में पढ़ाओगे, आजकल ये भी रहा है, जैसे मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, साथ ही साथ मैं कोचिंग करवाता हूँ, फर्स्ट ग्रेड को भी करवाते हैं हम लोग, उनको करवाते हैं। तो आपका इस मामले में क्या विचार है? आप ऑनलाइन टीचिंग में आना चाहते हो या आपका क्या विचार है? जी सर, मुझे लिखना और पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है सर, और इसलिए जैसे मैं तैयारी के दौरान मैंने इन चीज़ों को बहुत अनुभव किया कि जो टॉपिक मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं इधर उधर बुकों से छानबीन करके उसको समझता था। तो मुझे लगता है कि मैं उन चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और जहाँ वर्तमान पैटर्न से मैं जुड़ा हुआ हूँ, कहाँ से सवाल आ रहे हैं, किस हिसाब से हो रहा है, तो मैं उनको अच्छे और प्रमाणिक किताबों को पढ़ के विश्लेषण करके अभिव्यक्त कर सकता हूँ कि भाई ये चीज़ ऐसे है, और उन हिसाब से तो उनको ज़्यादा सहूलियत रहेगी जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो आपके हिंदी में ऐसा कौन सा पोर्शन था जिसमें आपको मतलब ना तो प्रॉपर कोचिंग नोट्स थे या फिर ऐसी बुक नहीं मिली जो आपको प्रॉपर गाइड कर सकते? तो आपके हिसाब से उस पर आप बढ़िया काम कर सकते हो, वो कौन सा भाग हो सकता है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कुछ टॉपिक्स थे, वो नोट्स वगैरह सब मिल गए थे, लेकिन मेरे बैठने में थोड़ी तकलीफ थी, भेजे में नहीं बैठ रहे थे वो चीज़ें। तो फिर मैंने उनको बहुत 3-4 किताबें अध्ययन करने के बाद में मुझे समझ में आया कि इस टॉपिक का मूल पर्पस ये है, और ये सिलेबस में जोड़ने का कारण भी ये रहा है। पहले तो सिर्फ ये था कि वो पढ़ रहा था, समझ में कुछ आ नहीं रहा था, ऊपर से जा रहा था। आप पहले भी कई कोचिंग से जुड़े हुए थे जहाँ आप राइटिंग करते थे और टेस्ट सीरीज बनाते थे, जैसे अभी आप राइजअप के साथ जुड़े हो? जी सर। वहाँ आपकी टेस्ट सीरीज आ रही है? जी सर, जैसे ही मेरा एग्ज़ाम हो गया था और सर से संपर्क हुआ, पुष्पेंद्र जी सर से, तो उन्होंने कहा अपन एक अच्छा टेस्ट सीरीज चलाते हैं अच्छी, और आपसे जुड़ना चाहता है। हाँ भाई, आप न्यूली सिलेक्टेड हो तो बढ़िया कर सकते हो। तो फिर मेरे लिए तो ये अवसर था, क्योंकि मैं अभी ताज़ा पढ़ा हुआ सब चीज़ें, और वर्तमान पैटर्न मुझे पता था, और इससे एक मेरे लिए फ़ायदा था कि मैं टीचिंग से जुड़ा भी रहूँगा, कंटिन्यूटी भी रहेगी। और हमने बहुत कोशिश करके, हम 3 लोग थे, पुष्पेंद्र जी थे, अशोक जी थे, जो संस्कृत शिक्षा में 5वीं रैंक से चयन ले चुके थे। आज मतलब सारे लोग सेलेक्टेड। हाँ, तीनों व्याख्याताओं का एक टीम बनी, और फिर हमने अलग अलग जो हमारा जो मजबूत पार्ट था बांट के लिया, और उसके हमने मूल किताबों से प्रश्न बनाए और उनके अनुसार उनकी व्याख्या की सर। वो राइजअप के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके ऊपर अवेलेबल है? जी सर जी। अब उस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर या राइजअप के साथ में और आपका क्या मतलब आने वाले समय में क्या क्या प्लान है? आप मतलब वैसे भी टीचिंग में सेलेक्ट तो हो चुके हो, अब आपका टीचिंग में ऑनलाइन आने का वैसे भी प्लान है, तो उसमें और आप क्या करने वाले हो ताकि जो भी राइजअप के साथ हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनको उसका बेनिफिट मिल सके? वर्तमान में LDC की बड़ी वैकेंसी आई हुई है, और हिंदी व्याकरण जो मेरा मजबूत पोर्शन रहा है, और बाकी हिंदी व्याकरण में मैं अभी जो जिन किताबों से प्रश्न उठ रहे हैं उसके आधार पे मैं ऑनलाइन यूट्यूब के मार्फत बच्चों को या अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करना चाह रहा हूँ। और पूरी टीम आपके वैसे भी साथ में आ रहे हैं, अंग्रेजी के जो भी पुष्पेंद्र जी की और टीम है, हाँ, वो साथ में आ रही है? हाँ, हमारी पूरी टीम ने ये विचार किया है कि हम LDC पर काम करेंगे, और उसमें हिंदी का जो जिम्मा है वो मुझे सौंपा जा रहा है कि भाई आप अभी वर्तमान पैटर्न से जुड़े हुए हो, थोड़ा अच्छे से पढ़ा पाओगे, और जो किताबें हैं कहाँ से प्रश्न उठ रहे हैं उन किताबों को पढ़ के आप विश्लेषण के आधार पर। तो राइजअप के साथ आप LDC के लिए या फिर BSTC, PTT, CAT इनके लिए आप क्लासेस लाने वाले हो? जी सर। और कंटिन्यू क्लासेस, क्योंकि आपको अभी पोस्टिंग मिल जाएगी, पोस्टिंग बाद वैसे भी आप पुष्पेंद्र जी के साथ जुड़ना चाहते हो, आपका विजन क्या है? मतलब आप राइजअप के माध्यम से बाकी लोगों तक क्या पहुंचाना चाहते हो, क्या करवाना? तो हमारा पूरी टीम का विजन यही है कि पुष्पेंद्र जी कई सालों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, और हम सब मिलकर भी इसे और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकें सर, ताकि आप सब नए न्यूली सिलेक्टेड हो तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं। जी सर, और उसमें हिंदी का जिम्मा मुझे मिला है, तो वर्तमान पैटर्न से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मूल किताबें जहाँ से प्रश्न फिलहाल पुटअप हो रहे हैं तो उनका अध्ययन करके मेरा भी विचार यही है कि अच्छे से आपने तैयारी के दौरान कहीं से कोचिंग की, और कोचिंग के दौरान आपके कहाँ से की, और उस कोचिंग का आपको कितना फ़ायदा मिला?
जी सर, तो मेरा हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका था और मामा जी ने कहा कि आप कोचिंग ले लीजिए। एक तो मामा जी थे और एक हमारे गांव के मोहन जी लेक्चरर थे, तो कि थोड़ा आप नए नए हो तो आप कोचिंग ले लीजिए। और कोचिंग हमारे बाड़मेर में भास्कर क्लासेस की थी, तो मैंने वहाँ से कोचिंग शुरू किया और वहाँ से नोट्स भी मुझे अच्छे मिले और साथ में किताबों का सहारा लिया, तो बहुत कुछ अच्छा करता है। सच में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और जितना अभ्यर्थी खुद नहीं कर रहा है और वो इसी उम्र में उतनी मेहनत कर पा रहे हैं। हाँ, वो बहुत बड़ी बात है। जी सर। कुल मिला के अगर आप हनुमान जी को सुनते हैं तो आपको ये निकल के आता है कि अगर आप परसिस्टेंस मेहनत करते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, और कोई अच्छी कोचिंग जो बहुत शानदार मेहनत कर रही हो, जैसा इन्होंने बताया, उस कोचिंग के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, यानी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लगातार पढ़ते रहें। आपका अगर किसी भी पेपर में सिलेक्शन नहीं होता है या फिर एक आध नंबर से आप 40% पार करने से चूक जाते हैं, तो उस स्थिति में आप उसको कंटिन्यू रखें, ना कि अपने हथियार डाल दें। अब आपको युवाओं के लिए एक अंतिम मैसेज, मोटिवेशनल लाइन, या फिर जो आप कहना चाहते हैं कि तैयारी करने वाला युवा जो आप ही की तरह किसी सामान्य कमरे में बैठ के तैयारी कर रहा था, आज सामान्य से वो विशेष कैसे बन सकता, आपके इस पॉडकास्ट किस जगह पर कैसे आ सकता है? पहली बात सर, मोटिवेशन की बात करूँ ना, तो व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों से ही मोटिवेट होना चाहिए। बाकी जितने भी मोटिवेट है वो सहायक हैं, और सहायक मोटिवेट सिर्फ सहायता कर सकते हैं, मुख्य मोटिवेट तो परिस्थिति ही है। दूसरी बात, जब तक आप अपने अर्थ पक्ष को मजबूत नहीं करोगे और बेरोजगारी में जीते रहोगे, तब तक आप किसी से अपार स्नेह की उम्मीद मत पाल कर रखो। भले ही दोस्त हो, रिश्तेदार हो, घर हो, परिवार हो, उनके लिए हम जब तक उपयोगी नहीं है, जब तक हम कुछ बन के या कुछ करके नहीं आ जाते। तो इस दरमियान हमें ये चीज़ का पता होना चाहिए कि हमें अगर शान से और सम्मान से जीना है तो हमारी उपयोगिता को सिद्ध करना पड़ेगा सर। ठीक है, चलिए, आपको हनुमान जी का पॉडकास्ट कैसा लगा, इनकी बातें आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। इसके अलावा राइज अप क्लासेस, पुष्पेंद्र जी और हनुमान जी आने वाले समय में आपके LDC के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। हिंदी से न्यूली सेलेक्टेड है, ही इज़ वेरी टैलेंटेड गाय, और उन्हें बहुत कुछ पता है पैटर्न के बारे में, किस तरह से पेपर बनता है, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो माँ हिंदी की सेवा में ये आ रहे हैं। इसके अलावा पुष्पेंद्र जी के साथ में बहुत सारी बड़ी टीम आ रही है जो आपको LDC में क्या करने वाली है, गाइड करने वाली है। तो अगर आप LDC की तैयारी कर रहे हैं तो पुष्पेंद्र जी की, वैसे भी आप टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, CAT और भी किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पुष्पेंद्र जी के साथ ऑनलाइन उनके एप्लीकेशन राइज अप पे जुड़े हुए हो, तो अब आपको यूट्यूब पर उनकी लगातार क्लासेज, उसका क्या शेड्यूल रहेगा, किस तरीके से क्लासेस होगी और कौन कौन आने वाले हैं, हनुमान जी तो आ ही रहे हैं, इनके साथ में और भी बहुत टैलेंटेड फैकल्टीज़ जो कि हाल ही में सेलेक्टेड हुई है, उनको साथ में लाया जा रहा है। ये पूरी फैकल्टीज़ आपको बहुत ही शानदार तरीके से न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको क्या करवाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो आप आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में LDC के लिए आपको बहुत शानदार क्लासेस मिलने वाली है, और हमारे इस पॉडकास्ट को आप शेयर कर दीजिए। कैसा लगा, मेरे को आप में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर शंकर शिवर, पॉलिटिकल साइंस से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो आप अपनी राय जरूर दीजिए। हमारा पहला प्रयास था, कैसा रहा? और हनुमान जी बहुत शानदार बोलते हैं, इनकी वाणी, जो भाषा है, कंठ है, वो बहुत अच्छा है। तो ये आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करने वाला है राइज अप क्लासेस के साथ में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ में अपना वीडियो शेयर कर लीजिए। थैंक यू।